आज एक स्टूडेंट ने ये 2 सेंटेंसेस भेजे हैं। उन्हें इन सेंटेंसेस के अंदर वर्ब की चेंजिंग के हवाले से कन्फ्यूजन है। बेसिकली उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन दोनों सेंटेंसेस की समझ नहीं आई, तो वो कन्फ्यूज था कि इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, और वो चाह रहा था कि इसकी एक्सप्लेनेशन दी जाए उसे। एक्सप्लेन करने के बाद मुझे लगा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं ताकि दूसरों को भी इससे हेल्प मिले। बेसिकली ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है और दोनों सेंटेंसेस की सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट दुरुस्त है। पहला जो सेंटेंस है उसके अंदर एडजेक्टिव प्लूरल को बतौर नाउन इस्तेमाल किया गया है। नाउन की जगह पर इसे लाया गया है और इसका जो नाउन है उसे इलिप्स किया गया है। ऐसे स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा है और जो नेटिव स्पीकर्स हैं उन्हें कोई इशू नहीं होता इनके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, द पुअर, द रिच, राइट, द डैड, इस तरह से ये एडजेक्टिव से बनने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें बतौर नाउन यूज़ किया जाता है, ये प्लूरलाइज्ड सेंस देते हैं, राइट। इनका सेंस प्लूरल होता है, इन्हें सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर जो पहला सेंटेंस है हमारा, इसके अंदर द पुअर से मुराद द पुअर पीपल है। इसी तरह जब हम कहेंगे द रिच आर बिजी इन डूइंग बिजनेस, तो वहां पर मतलब होगा द रिच पीपल। नाउन उसके साथ मेंशन नहीं किया जा रहा है। अगर नाउन मेंशन होगा तो फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाउन का होगा, एडजेक्टिव के साथ नहीं होगा। अब यहाँ पर चूंकि नाउन मेंशन नहीं है पहले सेंटेंस के अंदर, द पुअर लिखा गया है, तो इससे मुराद है द पुअर पीपल। अब पीपल एक प्लूरलाइज्ड नाउन है, तो उसके बाद वर्ब भी प्लूरल आएगा, इसीलिए द पुअर आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इज अ करेक्ट सेंटेंस। इसी तरह से आप इसके दीगर सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, द रिच आर डूइंग बिजनेस, राइट, ये हो सकता है। और आप कह सकते हैं द वेल्दी आर एक्सप्लॉइटिंग द पुअर, ऐसे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। अब द रिच आर डूइंग बिजनेस का मतलब है द रिच पीपल आर डूइंग बिजनेस। द वेल्दी, ये वेल्थ लिखा है मैंने, मैं इसको वेल्दी कर दूं, द वेल्दी आर एक्सप्लॉइटिंग द पुअर, इट मींस द वेल्दी पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग द पुअर पीपल। ये सेंस प्लूरलाइज्ड होता है इनका, तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। लेकिन जब इनके बाद नाउन आएगा तो उस नाउन को देखा जाएगा कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, और फिर उसी हिसाब से उसकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जाएगी। जैसे हमारा लास्ट सेंटेंस है, द पुअर क्लास इज फेसिंग प्रॉब्लम्स। अब इसके अंदर भी एडजेक्टिव पुअर आया है, लेकिन आगे हमने इज फेसिंग लिखा हुआ है, हालांकि ऊपर पहले सेंटेंस में आर फेसिंग था। तो इसकी वजह यह है कि यहाँ पर इस एडजेक्टिव के बाद इसका नाउन भी आया है, क्लास। क्लास एक कलेक्टिव नाउन है जो एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन जो है 99% सिंगुलर होते हैं, और इन्हें तब तक प्लूरल कंसीडर नहीं किया जाता जब तक पीछे इनका कोई कंटेक्स्ट डेवलप नहीं होता। पिछले किसी टेक्स्ट या सेंटेंस में इनका कंटेक्स्ट जब तक प्लूरलाइज नहीं किया गया है तब तक इन्हें प्लूरल कंसीडर नहीं किया जाता और सिंगुलर ही इन्हें लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि इसका कोई और कंटेक्स्ट नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास ये सेंटेंस है, तो यहाँ पर इस कलेक्टिव नाउन क्लास को सिंगुलर ही कंसीडर किया जाएगा रूल के मुताबिक, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। यहाँ इस वर्ब की एग्रीमेंट जो है इस फ्रेज द पुअर के साथ नहीं होगी, या इस एडजेक्टिव पुअर के साथ नहीं होगी, जैसे हमारे पहले सेंटेंस में था। हमारे पहले सेंटेंस में चूंकि पुअर के बाद कोई नाउन नहीं आया है, इसलिए पुअर को जो है पुअर पीपल की जगह पर कंसीडर किया जाता है। द पुअर का मतलब है द पुअर पीपल, द रिच का मतलब है द रिच पीपल, द वेल्दी का मतलब है द वेल्दी पीपल। उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरलाइज्ड सेंस में है, इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब लगा है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये नाउन खुद आया है और ये सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर है, इज, और उसके बाद बकाया पार्ट ऑफ सेंटेंस है फेसिंग प्रॉब्लम। तो ये सेंटेंस द पुअर क्लास इज फेसिंग प्रॉब्लम्स अपनी जगह पर दुरुस्त है, और ये सेंटेंस द पुअर आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, या फिर बकाया जो ये सेंटेंसेस है द रिच आर डूइंग बिजनेस, द वेल्दी आर एक्सप्लॉइटिंग द पुअर, ये सारे सेंटेंसेस अपनी जगह पर करेक्ट है। उम्मीद है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर ये जो हमारा लास्ट सेंटेंस है, इसमें एक और केस भी बन सकता है, राइट। हम एक सेंटेंस बनाते हैं प्लूरलाइज्ड केस वाला। हम लिख सकते हैं द पुअर स्टूडेंट्स आर इन नीड ऑफ मनी। अब देखिए हमने पुअर के साथ उसका नाउन लगाया, और नाउन हमने प्लूरलाइज्ड फॉर्म में लगाया है। नाउन है इसका स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स प्लूरलाइज्ड फॉर्म में आया है, प्लूरल फॉर्म में है, तो इसका वर्ब भी प्लूरल होगा, इसके साथ आर आएगा। और जब नाउन सिंगुलर केस में होगा या कलेक्टिव नाउन होगा तो फिर उसे सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। जैसे ये क्लास था तो इसका वर्ब भी सिंगुलर आया है इसके साथ। ये इस तरह के केसेस होते हैं। और यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव वाले केसेस हैं, जहां हम एडजेक्टिव्स को बतौर नाउन यूज कर रहे हैं, इनमें भी एक एक्सेप्शनल केस होता है, जहां फिर आपको जो है वर्ब को उसके पिछले कंटेक्स्ट के मुताबिक कंसीडर करना होगा। मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, हिज फादर वाज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। अब मैंने लिख दिया हिज फादर वाज किल्ड इन एन एक्सीडेंट, यानी कि उसका वालिद जो है एक एक्सीडेंट में मरा था। बल्कि मैं इस नाम को भी चेंज कर देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ जैद्स फादर, ठीक है जी। जैद्स फादर वाज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। जैद का जो वालिद था वो एक एक्सीडेंट में जो है गुजर गए थे, राइट, उनकी डेथ हो गई थी। अब फादर
सिंगुलर है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर जो है एडजेक्टिव लिखूंगा द डिसीज्ड, राइट, डिसीज्ड इज सर्वाइव्ड होगा, द डिसीज इज सर्वाइव्ड, सॉरी, द डिसीज्ड इज सर्वाइव्ड बाय 3 मेंबर्स, ठीक है जी। द डिसीज्ड इज सर्वाइव्ड बाय 3 मेंबर्स, यानी उसने अपने पीछे 3 लोगों को सोगवार छोड़ा है, मतलब उसके मरने के बाद उसकी फैमिली में उसके 3 वारिस हैं। यहाँ पर चूंकि फादर का वर्ड आया है, राइट, तो फादर सिंगुलर है, फादर्स तो नहीं है ना, ये सिंगुलर है, तो इसकी जगह पर जब एडजेक्टिव को इस्तेमाल किया गया बतौर नाउन द डिसीज्ड, राइट, द डिसीज जब आया, ये एडजेक्टिव है, नाउन के सेंस में से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसका जो कंटेक्स्ट है पीछे, जिस नाउन की जगह से इस्तेमाल किया जा रहा है फादर की जगह पर, वो सिंगुलर है। तो अब यहाँ पर ये डिसीज्ड आने के बावजूद भी ये सिंगुलर वर्ब लेगा। यहाँ हमारी मुराद द डिसीज्ड पीपल नहीं है, यहाँ पर हमारी मुराद द डिसीज से वो फादर है जो एक्सीडेंट के अंदर मरा है, इसलिए इसका वर्ब सिंगुलर आएगा। इस तरह का एक्सेप्शनल केस भी आपके सामने आ सकता है। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके सामने जब ये केसेस आएंगे तो आपको उनको करेक्ट करने में कोई मसला नहीं होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों में से किसी को ग्रामर के हवाले से कोई कन्फ्यूजन है या किसी पॉइंट पर आप ग्रामर की वजह से पजल्ड हैं और वो चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली मैसेज के अंदर भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाकर आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं।